इस्लाम कहता है कि अगर आपने मजदूरी किया है और आपके पसीना आया है तो पसीना सूखने से पहले उस मजदूर को उसकी मजदूरी अदा करनी चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ पर घाटिया हॉस्पिटल में? जनवरी फरवरी महीने का पगार है, अभी तक नहीं है। कह रहा हूँ देश का सबसे बड़ा डाकू औरंगाबाद में है, और जो राजकुमार धूत और वेणुगोपाल धूत है उन्होंने 55 नेशनलाइज बैंकों को चूना लगाया है। करीब 1 लाख करोड़ रुपया से भी ज्यादा बड़ा वो कर्जा डुबा रहे हैं। आप आदाबर से इंटेलिजेंस मीडिया हाउस में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम रूबरू जिसे आप लोग पसंद कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात किसी ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो अपने फील्ड में माहिर हो, जो समाज में एक मुकाम रखता है। नाज़रीन, किसी भी मज़हब में, किसी भी धर्म में ये एक बात आम सी है कि गरीबों की, मजबूरों की मदद करे और उस मदद के एवज़ में भगवान, ईश्वर, गॉड आपको यहाँ भी और मरने के बाद वहाँ भी उसका फल देगा। उसी जज्बे को लेकर बहुत सारे लोग समाज में काम करते हैं। आज हमारे पास जो मेहमान हैं, जिनका नाम जनाब एडवोकेट अभय टकसाल साहब है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के से ताल्लुक़ रखते हैं और शहर में आपने देखा होगा कि गरीबों की, मज़दूरों की, ज़रूरतमंदों की मदद में हमेशा वो आगे आगे रहते हैं। आपने उन्हें अक्सर कलेक्टर ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस या गवर्नमेंट ऑफिसेस के सामने टेंट लगाए अपने लोगों के साथ हमारे डेमोक्रेसी की खूबियों को और हमारे हुकूक को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में मसरूफ़ देखा होगा। आज हमारे मेहमान हैं, हम उनसे कई सवालात करने वाले हैं, जैसे कि वो क्या वजह है जिसने उन्हें ये सब काम करने के लिए उत्साहित किया है, और ऐसे ही बहुत सारे सवाल। सर, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभय जी, जैसे कि मैंने कहा हो कि मदद करना ये सभी धर्म में बताया गया है, मजबूरों की, माजूरों की और ज़रूरतमंदों की, और आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी यही धोरण है। आमतौर पर कम्युनिस्ट पार्टी को इस तरह देखते हैं कि वो जो कम्युनिस्ट होता है वो भगवान को नहीं मानता। तो ये दो सवाल मेरे एक साथ है कि आपको ये भावना, या आपको वहाँ, आपके पिताजी तो थे उसमें, लेकिन आप एक एडवोकेट है और आपने आपके पिताजी की ज़िंदगी को देखा है कि सारी ज़िंदगी उन्होंने लड़ते हुए गुजारी है। तो आपको किस चीज़ ने प्रेरित किया कि आपको वही काम करना जो आपके पिताजी ने किया है? सबसे पहले तो मैं आपके यूट्यूब चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस समय में कंगना रानावत, अर्नब गोस्वामी, ऐसे सारे राम मंदिर और बाकी सारे मसाइलात पर सारे चैनल्स जो है अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, ऐसे समय में आपने एक हम मेहनत कशों की आवाज़ लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश की है। इसके लिए मैं आपके चैनल का पहले शुक्रगुजार हूं। और आपने जो सवाल पूछा है, मुझे अच्छा लगा ये आपने सवाल पूछा। ये सिर्फ आपके ही जहन में नहीं है, हमारे आसपास काम करने वाले कई सारे लोगों के जहन में होता है। लेकिन जैसे जैसे लोग हमारे करीब आते हैं, हमको नज़दीक से देखते हैं, तो उनकी ये गलत फहमियाँ दूर होती है। मैं बचपन से मेरे पिताजी जो है कम्युनिस्ट पार्टी में है। बचपन से मैं कम्युनिस्ट एटमॉस्फेयर को, वातावरण को बहुत नज़दीक से देखा हूँ, और कभी मेरे पिताजी ने मुझे ये ऐसा नहीं कहा कि आप आइए कम्युनिस्ट पार्टी में काम कीजिए। मुझे खुद अच्छा लगा और मुझे इसमें काम करके सुकून मिल रहा है, और इसीलिए मैं इस कम्युनिस्ट पार्टी में काम कर रहा हूँ। जहाँ तक भगवान को, ईश्वर को मानने और ना मानने की बात है, ये बहुत ही गलत फहमी है। हमारे कई सारे कॉमरेड्स नमाज़ पढ़ते हैं, हमारे कई सारे कॉमरेड्स पूजा करते हैं, हमारे कई सारे कॉमरेड्स पंढरपुर को वारी में जाते हैं। आपने क्रांति सिंह नाना पाटिल का नाम सुना होगा, पत्री सरकार कहते थे उनको, वो खासदार थे हमारे बीड़ से।
वो लाल झंडा लेकर पंढरपुर की वारी में जाते थे। तो ये सारी गलत फहमियाँ हैं। कॉमरेड अतर बाबर हमारे बीड़ के रह चुके हैं, हमारे जिल्लू मामू बीड़ गंगापुर के रह चुके हैं, कई सारे हमारे लीडर, हमारे अजीज़ पाशा साहब हैदराबाद से हमारे MP रह चुके हैं। ये सारे हमारे जो अल्पसंख्यक तबके से, कॉमरेड D राजा है हमारे अभी जनरल सेक्रेटरी, वो दलित समाज में पैदा हुए। कौन कहाँ पैदा हो ये किसी के हाथ में नहीं है। अगर कोई मुस्लिम समाज में पैदा हुआ तो उसका कोई हाथ में, उसका कोई रोल नहीं है उसमें। वो तो देन है, वो तो ये कुदरती देन है कि वो कौन कहाँ पैदा होता है। कोई हिंदू समाज में पैदा होता है, कोई दलित समाज में पैदा होता है। मेरा सवाल ये है भाई कि बदलते हुए वक्त के साथ साथ आपकी पार्टी का भी जो आइडियोलॉजी थी वो भी कहीं ना कहीं बदल रही है या बदलना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ ऐसा आपको। आप भी चाहते तो आप अपनी वकालत करके पैसा कमा कर गाड़ी बंगला और अच्छे सुविधाएं लेकर आप आराम से अपने बीवी बच्चों के साथ जी सकते थे, लेकिन हमने आपको हमेशा सड़कों पर नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ते हुए देखा, ओपोषण करते हुए देखा और झंडे उठाकर, कुर्सियां उठाकर, शतरंजियां बिछाकर ये सब काम करते हुए इंसाफ दिलाने की कोशिश में मसरूफ़ देखा, जो आजकल के नौजवान लीडरों में हमको कम ही नज़र आता है। तो ये प्रेरणा आपको पार्टी के अलावा कहीं और से मिली या आपको ये नेचुरली भगवान की देन है? नहीं, आप उसको भगवान की देन कह सकते हैं, अल्लाह की देन कह सकते हैं, लेकिन जो हालात पैदा हुए और हालात बनाते हैं, और हालात जो है कुदरती बनाती है। और इसलिए मेरे में जो कुछ भी है आज सब जो पार्टी के एटमॉस्फेयर में मैंने सीखा है। मैं कोई पहला इंसान नहीं हूँ जो शतरंज बिछाता है पार्टी में और स्पीच भी देता है और नारे भी लगाता है, और मैं कोई आखिरी नहीं हूँ। इस बचपन से जो देखा है, सीखा है, सुना है, तो उस एटमॉस्फेयर में मैं बड़ा पड़ा हूँ। और इसलिए जो कुछ भी कुछ अच्छा आप अगर मेरे में देखते हैं तो वो सारा समाज का दिया हुआ है, पार्टी का दिया हुआ है। और इसलिए मैं अपने आप में अपना कुछ अलग बात नहीं सोच रहा हूँ। मैं बहुत साधारण हूँ। पार्टी में बहुत सारे लोग सेक्रीफाइस किए हैं, अपनी पूरी प्रॉपर्टी लगा दिए हैं। एक ज़माने में हमारे पार्टी में ज़मींदार आए हैं जिन्होंने ज़मींदारी देखी है, जो सोने का चमचा लेकर पैदा हुए, उन लोगों ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है गरीबों में बांट दी, मैंने देखा है। और इसीलिए वो सेक्रीफाइस अब हम देखते हैं। हमने कॉमरेड गुरुदास दास गुप्ता जो अभी गुजर गए 1 साल पहले, मजदूरों के बहुत बड़े नेता रहे, MP रहे, उनको मैंने देखा है कि उनका कॉलर फटा हुआ है। उनके जब पीछे बैठे थे उनका कॉलर फटा हुआ है। तो कॉलर फटा हुआ किसका होता है? तो जो 2 जोड़ी कपड़ा पहनता है और एक ही जो वो उसको धो के पहनता है, ऐसे MP हमने देखे हैं। तो उनके सामने तो मैं बहुत साधारण हूँ। तो ये आप मुतमईन हैं आपके काम, आप जो कुछ कर रहे हैं उससे आप सेटिस्फाई है जी। सर, अगर हम इस तरह देखें कि आपके जो आंदोलन चल रहे हैं, जैसा वीडियोकॉन का आंदोलन भी जो मजदूरों कामगारों का चल रहा है, वो 13 महीने से आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। और बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, खाली आश्वासन मिल जाता है। उसके बाद की लड़ाई किस तरह होती है? पहले तो ऐसा हुआ करता था याया जी कि हम लोग बहुत एकदम एग्रेसिव तरीके से लड़ते थे, बहुत एग्रेसिव तरीके से। लेकिन एग्रेसिव तरीके से लड़ना ये कम्युनिस्ट पार्टी का एक अपना एक जोश है और एक जुनून है, एग्रेसिव तरीके से लड़ना। जब कभी किसी पे जुल्म होता है हमसे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन जिस पर जुल्म होता है वो कितना तैयार है उसको देखना भी ज़रूरी है। आज जो मज़दूर, जो किसान, जो खेत मज़दूर, जो महिलाएं, युवक और विद्यार्थी, ये कितना तैयार है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। अभी हमने थोड़ा हमारा रणनीति भी बदल दिया है। मैं अपने आप को जब सवाल पूछता हूँ कि भाई इसके आगे हम क्या करें, तब मैं क्या सोचता हूँ ये ज़रूरी नहीं है जिस मज़दूर के लिए हम लड़ रहे हैं वो कितना तैयार है। तो हमने पूरा तरीका बदल दिया है और अब हम उनके साथ बैठ के हम उनसे सोच विचार करके पूछते हैं कि आगे हम किस तरीके से लड़ सकते हैं। हम उनको सुझाव ज़रूर देंगे, लेकिन हम अपनी राय या अपना फैसला उन पर थोपेंगे नहीं। उनको जिस तरीके से वो लड़ सकते हैं, जिस संख्या में या जितने दिनों तक वो लड़ना चाहते हैं, हम उनके साथ लड़ने को बिल्कुल तैयार हैं। और इसीलिए
अब अभी आपने वीडियोकॉन का जिक्र किया, यहाँ पर घाटी हॉस्पिटल में भी हमारे जो कोविड योद्धा जिनके लिए थालियाँ बजाई, फूल बरसाए हेलीकॉप्टर से, और अभी कल जो है तो उनका वो सम्मान भी किया गया, उनको पहले वैक्सीन भी दिया जा रहा है, उनको खाना नहीं दिया जा रहा है। खाना खरीदने के लिए, रोटी कपड़ा खरीदने के लिए उन्होंने जो मेहनत किया है, उनका मेहनत का मुआवजा देना भी देना नहीं चाहते। इस्लाम कहता है कि अगर आपने मजदूरी किया है और आपके पसीना आया है, तो पसीना सूखने से पहले उस मजदूर को उसकी मजदूरी अदा करनी चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ पर घाटी हॉस्पिटल में? जनवरी फरवरी महीने का पगार है, अभी तक नहीं दिया जा रहा। हम 66 दिनों से वहाँ पर हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, सक्रिय उपोषण है, और अभी कहाँ 1 महीने का पगार मिला है, दूसरे महीने का पगार नहीं मिला, बोनस नहीं मिला। कितना पगार है? सिर्फ 6,500-7 हज़ार रुपया, वो भी नहीं देना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि थालियाँ मत बजाइए, उनको परमानेंट कीजिए, उनको 7वां वेतन आयोग दीजिए, यही सबसे बड़ी बात है। वीडियोकॉन का भी ये जिक्र है। आज जो मालिक है वीडियोकॉन कंपनी का, क्या वो भूखा बैठा हुआ है? वो कह रहे हैं कि उनकी कंपनी जो है तो दिवाळखोरी में निकली है। तो क्या उनके बच्चे भूखे हैं? हमारे मजदूरों के बच्चे भूखे हैं, उनके बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए वो लड़ रहे हैं। 13 महीने हो गए। आगे क्या होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं, यही सवाल आज किसानों को भी पूछा जा रहा है। किसानों पर भी आप अलग से सवाल पूछेंगे, लेकिन मैं वीडियोकॉन के मामले में उन किसानों का मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। किसानों से भी ये पूछा जा रहा है कि आप कितने दिनों तक लड़ेंगे। उनका भी वही जवाब है जो हमारा जवाब है, हम मर जाएंगे लेकिन वहाँ से नहीं हटेंगे, हम मिट जाएंगे लेकिन वहाँ से नहीं हटेंगे जब तक मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिलती। और इतना ही नहीं, उन मजदूरों को हम सभी ने शाबाशी देना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि देश का सबसे बड़ा डाकू, मैं डाकू कहूँगा, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, देश का सबसे बड़ा डाकू औरंगाबाद में है। और जो राजकुमार धूत और वेणुगोपाल धूत है, उन्होंने 55 नेशनलाइज बैंकों को चूना लगाया है। करीब 1 लाख करोड़ रुपया से भी ज़्यादा बड़ा वो कर्जा डुबा रहे हैं। आप और मैं अगर छोटा सा भी कर्जा ले लें और 1 हफ्ता भी अगर हम नहीं डुबाते, अगर 1 हफ्ता भी हम नहीं भरते टाइम पर, तो तुरंत जो है तो रिकवरी वाला फ़ोन करके हमारे फ़ोन पे लग जाता है और गलत बात करता है, गालियाँ करता है, प्रेशर लाता है। 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेकर बैठे हैं। ऐसे तो बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं जो हमारे पास बहुत सारा पैसा लेकर, ये भी उदाहरण, ये भी बहुत बड़ा उदाहरण है देश का। ये यार सर, अगर हम पिछले 20-25 साल से देखेंगे, जिस तरह हमारे समाज में मज़हब ने अपना एक जगह बना ली है, मजबूत जगह, वो हर मज़हब के, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई और जो भी अपने धर्म को मानते हैं, उन्होंने अपने अपने दायरों में सिमट गए हैं। और चूँकि आप सभी लोगों के लिए लड़ते हैं, और इस तरह की लड़ाई में क्या कभी धर्म किसी का आड़े आता है? अब मैं आपको सिर्फ एग्जांपल उसी वीडियोकॉन का देता हूँ। वीडियोकॉन मजदूरों से आइए कभी बात कीजिए वहाँ पर। उसमें जो है मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, दलित भी है, सारे समाज के लोग हैं। उसमें कुछ लोग जो है तो कोई शिवसेना को सपोर्ट करने वाले हैं। अच्छा, सियासी सोच, हाँ, मैं बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात। कुछ उसमें जो है कुछ शिवसेना को सपोर्ट करने वाले हैं, कुछ लोग MIM को सपोर्ट करने वाले हैं, कुछ अलग अलग पार्टीज को सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन वो लोग ये भी देखते हैं कि हम सियासी तौर पर उनको वोट भी करते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन जब उनके पेट पर लात मारी जाती है और तब जो है तो सिर्फ लाल झंडा उनके लिए मदद के लिए आता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। लाल झंडा जब भी कोई मुसीबत में आता है, संगठन या कामगार, तो लाल झंडा आपके पास मोलकरनी के भी जो तो बड़े बड़े मोर्चे निकलते हैं। लेकिन जब आप लोग इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमाते हैं, या आपका कोई कैंडिडेट खड़ा होता है इलेक्शन में, तो उसको उतनी तादाद में वोट नहीं मिलता। आपके जो काम है, आपके पीछे जो लोग हैं, वो वोट में कन्वर्ट नहीं होते। इसका पहला दोष तो मैं अपने आप पर लूँगा, क्योंकि हम लोग भी जो है उतना टाइम नहीं दे पाते। वो टाइम ना देने की वजह यह है कि पॉलिटिक्स हमारा धंधा नहीं है, पॉलिटिक्स हमारा कोई व्यवसाय नहीं है। मैं वकालत करता हूँ, वकालत करके अपना घर चलाता हूँ, और घर चलाने के बाद जो है मैं
उसमें से टाइम निकाल कर पॉलिटिक्स में देता हूँ। बाकी सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, अगर आप उनको पूछेंगे तो उनको मेरी बात बुरी भी लग जाएंगे, लेकिन ये असलियत है। आप भी जानते हैं कि अगर उनको पूछेंगे तो 24 घंटे लगे हुए हैं। उनका क्या व्यवसाय है, किसी का पेट्रोल पंप है, किसी के दारू के गुत्ते हैं, किसी का प्लॉटिंग है, कि कोई भूमाफिया है। तो इस तरीके से हम लोग वो नहीं करते। हम लोग जो है लोगों से चंदा इकट्ठा करके हम चुनाव लड़ते हैं। और इसमें आपने कहा कि भाई जात और धर्म आड़े आता है। अभी औरंगाबाद में इलेक्शन होने जा रहा है महानगर पालिका का, और जिन्होंने गड्ढे दिए, जिन्होंने ड्रेनेज का पानी पिलाया, जिन्होंने जो है तो लोगों को जो है तो बेल्ट लगाया, गले को बेल्ट लगाया, जिन्होंने जो है तो अपना औरंगाबाद में जो है तो सभी तरफ कचरे की सब ढेर लगा दिए। एक जगह ढेर था नारेगांव का, अब चारों तरफ ढेर है। जिन्होंने औरंगाबाद में कुत्तों का साम्राज्य बना दिया, वो लोग जो है आज फिर औरंगाबाद को संभाजी नगर और औरंगाबाद के नाम पर गुमराह करना को जा रहे हैं। लेकिन आपने 1-1.5 साल पहले जो अपने औरंगाबाद में एक रात का, आधी रात का जो दंगा हुआ था, वो बहुत सिग्निफिकेंट है, दिशा दर्शक है कि औरंगाबाद अब पहले जैसा नहीं रहा। औरंगाबाद बदल रहा है। आप किसी को एक बार चीट कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, बार नहीं कर सकते। औरंगाबाद का मुस्लिम भी समझ चुका है, औरंगाबाद का हिंदू भी समझ चुका है कि पानी सबको बराबर मिलना चाहिए, रास्ता सबको बराबर मिलना चाहिए, औरंगाबाद का विकास होना चाहिए। हिंदू मुसलमान औरंगाबाद संभाजी नगर के नाम पर किस तरीके से औरंगाबाद को एक खेड़े गाँव बना दिया है, ये औरंगाबाद का लोग समझ रहा है। उससे काफ़ी नुकसान हुआ है सर हमारे शहर को। हमारा शहर फास्टेस्ट, एशिया का फास्टेस्ट डेवलपमेंट का मतलब जब बढ़ रहा था तरक्की की तरफ, उसके बावजूद जो बहुत सारी कंपनियां जहां पर जो यहाँ आना चाहते थे, यही वजह से हिंदू मुस्लिम और ये लकीर सर दिन ब दिन कम होना चाहिए, तो ये लकीर और बढ़ती जा रही है और मोटी होती जा रही है। इस लकीर को ख़त्म करने के लिए किस तरह की कोशिश है या किस तरह का काम होना चाहिए? मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा अलग राय रखता हूँ कि वो लकीर अभी मिटती जा रही है। जो जात और धर्म का जो लकीर थी वो अब लोग मिटती जा रही है। लोगों के जात को कोई खतरा नहीं है, धर्म को कोई खतरा नहीं। अब जो लोग कहते हैं कि हम अल्लाह की रक्षा करेंगे, जो लोग कह रहे थे कि हम ईश्वर की रक्षा करेंगे, अब लोग समझ चुके हैं कि आप अल्लाह और ईश्वर से बड़े नहीं हैं। आपको जिम्मेदारी दी है हमने वोट देकर, पानी देने की, रोड देने की, स्वच्छता देने की, रोजगार देने की, शिक्षा देने की जिम्मेदारी दी है। अल्लाह हमारी रक्षा करेगा, अल्लाह की रक्षा करने की आपको ज़रूरत नहीं। राम हमारी रक्षा करेगा, राम की रक्षा करने की आपको ज़रूरत नहीं। ये लोग काफ़ी समझ चुके हैं। अब तो राम मंदिर भी बन रहा है, तो अब तो कोई मसला भी नहीं है। और इसीलिए अब लोग समझ चुके हैं, और इसलिए मैं अपनी राय अलग इसलिए रखता हूँ। मैं फिर से आपको 1.5 साल पहला जो दंगा हुआ था, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। हमने बचपन में दंगे देखे हैं कि एक जगह दंगा शुरू हो जाए तो औरंगाबाद में चारों तरफ दंगे शुरू हो जाते थे। एकदम लोग जो है तो आंखों में खून लेकर उतर जाते थे। अब वैसा नहीं हुआ। सिर्फ 2 गुटों में वो झगड़ा हुआ और एक आधी रात में वो ख़त्म हुआ। इसका मतलब ये है कि औरंगाबाद का आदमी समझ चुका है, एक आम आदमी समझ चुका है, मरने वाला रास्ते पे जो खून पसीना बहाता है, मजदूरी करता है, वो रास्ते वाला मरता है। बंगले वाला या जो सभा में जो लोगों को बोलता है कि काट डालो मुसलमानों को, काट डालो हिंदुओं को, वो लोग नहीं मरते। सियासी जमात के जो लीडरान हैं, बड़ी जमात के जो कॉरपोरेशन में पिछले कई साल से हुकूमत कर रही है, अपोजिशन में, इन लोगों को इस मुद्दे के बिना कामयाबी मिल सकती है, आपको लगता है? इस राजनीति का जो है, जो जिंदगी है, इस तरह की जो राजनीति होती है, यानी लोगों को भड़काने वाली या लोगों को गुमराह करने वाली राजनीति, इसकी लाइफ काफ़ी कम होगी और होती जा रही है। अमेरिका का देखिए, हमारे भारत में जिस तरीके से मोदी साहब है, मोदी साहब की जेरॉक्स कॉपी ट्रम्प थे, क्या हुआ वहाँ पर? लेकिन अमेरिका सिविलाइज्ड है, बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड है। तो अमेरिका का सीख जो है भारत ज़रूर लेगा, और अभी भारत में वो बदलाव आने की शुरुआत हो चुकी है। मजदूरों के खिलाफ जो काला कानून ये मोदी सरकार लाई है, जो हमारी बाप कमाई थी, मजदूरों को 8 घंटे का जो काम करने का जो समय था उसको 12 घंटे कर दिया। अभी मिनिमम वेज जो है उसको भी ख़त्म करने जा रहे हैं।
सरकार जो है, जो एम्प्लॉयमेंट, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट था, उसको भी सरकार ने ख़त्म कर दिया है। इसलिए अब मजदूर, हिंदू मजदूर हो या मुस्लिम मजदूर हो या किसी जात और धर्म का मजदूर हो, सबके पेट पे लात मारने का काम मोदी सरकार कर रही है। उस तरीके से अभी जो किसान है वो भी सारे मज़हब के किसान वहाँ पर जाकर बैठ चुके हैं। अब जब इनको ये समझ में आएगा कि मोदी सरकार हिंदुओं की बात अगर करती है तो हिंदू को 30 रुपये लीटर तो पेट्रोल नहीं मिलता, हिंदू को जो है तो अनाज सस्ते में तो नहीं मिलता, और इसीलिए ये हिंदू हो या मुसलमान हो, महंगाई सबके लिए समान है, बेरोजगारी सबके लिए समान है, और इसीलिए ये जात और धर्म की राजनीति जो है वो अभी ख़त्म होने जा रही है। सब अभी बंगाल में इलेक्शन है जहाँ पर आपकी पार्टी से या आपके पार्टी के जो लोग थे उन्होंने 35 साल तक हुकूमत की ममता जी से पहले। इस इलेक्शन में आप क्या देखते हैं, किस तरह पिक्चर बनने वाली है और क्या रिजल्ट होने वाले हैं? बात ऐसी है कि बंगाल की तरफ सबका ध्यान है, और बंगाल में हमारी 35 साल हुकूमत रही, और वो हुकूमत को याद कीजिएगा कि जिस समय बंगाल में कभी दंगा नहीं हुआ, बंगाल में कभी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, लेकिन जब से ममता दीदी आई है तब से बीजेपी पनपने लगी है, और जहाँ पर बीजेपी पनपती है वहाँ पर हिंदू मुस्लिम आ जाता है। और बंगाल ने तो अंग्रेज़ों से दो हाथ किए हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी अंग्रेज़ भी नाकामयाब रहे वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाने में। भारत पाकिस्तान की जो बंटवारा हुआ उस समय भी बंगाल में इतना इस तरीके से वो नहीं हुआ, लेकिन आज जो है ममता दीदी ने कम्युनिस्टों को ख़त्म करने के लिए जो हिंदू मुसलमान का बीज बोया, अब जो है उसको बीजेपी सींच रही है। कुछ गुंडा एलिमेंट, जो हर स्टेट में गुंडा एलिमेंट होता है, जिनको हाथ में पकड़ के जो है तो सियासत किए जाते हैं, जैसे बिहार में किया जाता है, अब वो पहले जो गुंडा एलिमेंट ममता दीदी के साथ था अब बीजेपी के साथ हो गया है। और इसीलिए अभी नज़दीक के समय में जिस तरीके से वहाँ पर खेल खेला गया है ममता बनर्जी के द्वारा, तो उस समय में ज़्यादा बदलाव अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन लोग हमारे साथ है। आपने अभी 4-6 महीने पहले एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में हुई है, तो वो जो अगर त्रिपुरा में देखिए, त्रिपुरा में भी जो जिस तरह से दहशत वहाँ पे फैलाई जा रही है। रिजल्ट क्या देखते हैं आप? और रिज़ल्ट तो मैं सच कहूँगा, हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि बदलाव लाइए। जो पुराने दिन थे अपने, लोगों को अच्छे दिन के सपने दिखाकर क्या होता है हम सब ने देख लिया, लेकिन अब अच्छे दिन आने की आशा में या और बुरे दिन आ गए, और इसीलिए पुराने दिन अच्छे थे, गोल्डन मोमेंट अच्छे थे, ऐसे पुराना वो सोना, जूनते सोना बोलते हैं, तो उस तरीके से उसको याद किया जा रहा है। अब बंगाल की जनता भी अगर उन गोल्डन डेज को याद करे, उस अमन और चैन को याद करे, तो उनको कम्युनिस्टों को ही लाना पड़ेगा। सर, आजकल आप जैसे सोच रखने वाले लोगों को बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, मुस्लिम हो तो आतंकवादी, और आप जैसे सोच रखने वाले रहे, लेफ्टिस्ट रहे या फिर प्रोग्रेसिव रहे, उनको एक अलग नाम दे दिया जाता है कि भाई उग्रवाद है, ये लोगों को बहका रहे हैं। किसानों के पास भी यही हो रहा है, और किसानों के पास भी आपको नज़दीक आप लोग भी जाने से हिचकिचा रहे हैं कि उस मूवमेंट को कुछ अलग वो ना हो जाए, दृष्टिकोण से देखे ना गवर्नमेंट। तो ये आपके जो नाम दिए जा रहे हैं ये कहाँ तक सही है, और इसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, तो हम तो खुले तौर पर चैलेंज करते हैं, हमारा तो कुछ सीक्रेट होता नहीं। हम जो भी कुछ डिसीजन लेते हैं, हम डेमोक्रेसी हमने एक्सेप्ट किया है। हमारा जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है 1925 में स्थापित हुआ, और हमने 1952 का पहला इलेक्शन हमने लड़ा है। उस समय तो हम जो है पहली बड़ी अपोजिशन पार्टी बल्कि चुन कर आए हैं, और इसलिए हमने हर इलेक्शन लड़ा है। हम इलेक्शन में और डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और इसी तरीके से हर एक को अपनी अपनी सोच रखने की पूरी आज़ादी अपने देश में है। कुछ कम्युनिस्ट पार्टियाँ ऐसी भी हैं जो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते, उनको उसकी आज़ादी है, वो इलेक्शन नहीं लड़ते। लेकिन मैं जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारा पूरा विश्वास है कि बुलेट से नहीं, बैलेट से ही बदलाव आ सकता है। लेकिन बैलेट तो अब रहा भी नहीं, अब ईवीएम आ चुका है, मोदी साहब का ईवीएम है। तो इसलिए अभी ऐसी सूरत में हमारा ये मानना है कि बदलाव ये बैलेट से ही आएगा। अब जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, तो हमारे खिलाफ कोई सबूत हो
तो हमको अरेस्ट करो। किसान मूवमेंट के जो वहाँ पर आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर आपकी एक्टिवनेस कम लगती है? नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा एक्ट। आप वहाँ पर जाकर देखिए, लाल झंडे लगे हुए हैं। एक एरिया है उसको वहाँ पर तक रोक दिया नहीं, सभी जगह है, ऐसा कुछ नहीं, सभी मिक्स है। उसमें हमारे लोग इनवाइटीज़ में भी है, हमारे लोग चर्चा को भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमको लीडरशिप का शौक़ नहीं है। हमारा ऐसा कोई यानी एक हमारी कोई ज़िद नहीं है कि हमारी ही लीडरशिप होनी चाहिए, ऐसी हमारी कोई ज़िद नहीं है। हम इशू बेस्ड काम करते हैं। किसानों पर जाती हुई है, किसान हमारा अन्नदाता है। और ये सिर्फ किसान का मामला नहीं है। अगर ये कानून अगर लागू होता है तो महंगाई बढ़ेगी, साठेबाजी बढ़ेगी, और जो किसान है वो भूमिहीन हो जाएगा। तो ये देश की अन्न सुरक्षा का मामला है। और जहाँ तक वहाँ पर कुछ आगे बढ़ चढ़ के करने की बात है, हमारा वहीं पर नहीं। हम हर मामले में हम इशू बेस्ड है। मोदी सरकार भी है तो हम मोदी सरकार को ज्ञापन देते हैं कि आप ये कीजिए, क्रेडिट लीजिए, लेकिन गरीबों का भला कीजिए। हम कहते हैं, मनमोहन सिंह जी को भी हम कहते थे, 64 खासदार थे तब भी कहते थे। हमारे आज खासदार 1-2 है, फिर भी हम कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपकी ये लड़ाई चलती रहेंगी। सर, आखिरी में आपसे एक और एक सवाल चलते चलते करता हूँ कि औरंगाबाद महानगर पालिका में आपकी पार्टी की क्या भूमिका होने वाली है? औरंगाबाद महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है। अब औरंगाबाद ने काफ़ी संकट, काफ़ी दुख झेला है। और औरंगाबाद जो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी था, एशिया का सबसे बड़ा सिटी, जो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था, वो बीच में रुक गया। तो इसलिए कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा है। औरंगाबाद में जो माहौल बनाया दिया जाता है, ये जानबूझ के जो माहौल दंगे का बना दिया जाता है, इस वजह से औरंगाबाद में कोई बड़ी कंपनी आने की हिम्मत नहीं करती, ताकि रोज़गार नहीं मिलता। और इसलिए मैं आपके चैनल के द्वारा औरंगाबाद के आवाम को आह्वान करता हूँ कि इस बार आप हिंदू, मुस्लिम, दलित, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, किसी मज़हब के हो, लेकिन आपका मज़हब जो है, आपको पूरी आज़ादी है अपने धार्मिक स्थल में, अपने घर में उसका मनाने की। लेकिन जब आप शहरी बल के बाहर घूमते हैं, तब आपको सड़क पे जो है, सड़क अच्छी मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको ही वोट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप मुद्दों पर वोट करेंगे, जब आप पानी, सड़क, बिजली, स्वच्छता, रोजगार, शिक्षा, इसके ऊपर वोट करेंगे, तब मुझे पूरा विश्वास है औरंगाबाद पर कि औरंगाबाद निश्चित रूप में एक बदलाव करेगा। मैं मराठी में हमारे एक दोस्त को कह रहा था कि लोग कब बदलेंगे यार? लोग मन का बदलने को तैयार है, लेकिन सरकार बदलने को तैयार नहीं है। मेरे एक दोस्त का परसों जो है, हमारे एक साहित्यिक दोस्त है, उनका रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो गया। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी रीढ़ की हड्डियाँ काम करना, उनका प्रॉब्लम हो चुकी है, उसमें का पानी कम हो चुका है, स्लिप डिस्क हो चुका है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी एक ही मिली है, औरंगाबाद को बदलिए। औरंगाबाद में हम सब लोग गाना गाते थे, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हमको तो कोई फॉरेन में जाकर सेटल होने का कोई चांस नहीं है। और इसलिए औरंगाबाद को हमको बदलना है। ये चुनाव किसी भी तरीके से, ये कितना भी कुछ भी करें, अच्छा रास्ता बना लें। जो अभी आ रहा है इलेक्शन, इसलिए थोड़ा बहुत पाउडर लगा लेंगे चेहरे को, लेकिन जो बीच में औरंगाबाद को खोखला करने का काम जो सालों साल किया है, उससे हटकर लोग जो है, आप अपक्ष को चुन के दीजिए, मुद्दों पर चुन के दीजिए। आप जो है, जिनको आपने बिठा के रखा है, उनको बदलिए। आप जब तक बदलाव नहीं लाते, तब तक जो सत्ताधारी है, उनको ये पता नहीं चलेगा कि हमने आज तक नहीं किया औरंगाबाद का विकास, इसलिए हमको ये सज़ा मिली है। सज़ा दिए बगैर उनको वो ज़मीन पर नहीं आएंगे। नहीं तो उनको ये तो पता चलेगा कि हमने विकास नहीं भी किया तो हमको वोट मिलता। तो जब विकास नहीं करता तब भी उसको वोट मिलता है, तब तो उसको विकास करने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए मैं औरंगाबाद से हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि इस बार विकास को ही जिताइए। विकास को ही जिताइए। ये बात और है कि हमारे प्रधानमंत्री का विकास अभी तक बड़ा नहीं हुआ और नज़र नहीं आता। हमारे शहर औरंगाबाद में जिस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, आपसे गुजारिश है, जिस तरह सर ने भी गुजारिश की, कि उस माहौल को आप खुद सोचिए कि कहीं हम अंधेरी की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। हमारी जो परंपरा है, हमारे जो आपसी मेल मिलाप है, उसको क़ायम रखते हुए हम इस शहर की तरक्की चाहते हैं। और ये तभी मुमकिन है जब हम सब
अपने अपने धर्म, अपने अपने ज़ात के चश्मे उतार कर तरक्की की राह पर चलने की कोशिश करे और एक कदम आगे बढ़ाए। आपका एक कदम इस शहर की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सर ने जिस तरह कहा कि जीना यहाँ मरना यहाँ, और हम हमारे शहर की पहचान लेकर दुनिया में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, तो कहीं हमें हमारे शहर की वजह से शर्मिंदगी ना हो। क्योंकि यहाँ जिस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, खुदा ना करे, भगवान ना करे, अगर वो माहौल फिर से पैदा हो जाए तो हमें बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज़, नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू।